वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। मूवमेंट ऑफ हैंड्स टूवर्ड्स मिड लाइन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को क्या कहा जाता है। हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को क्या कहते हैं, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा एडप्शन, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पे एडक्शन। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। हाथों की शरीर के मध्य रेखा की ओर गति को एडक्शन कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के कंधे पर सीधे बंधे हैं और उन्हें नीचे की तरफ लाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के कंधे पर सीधे बंधे हैं और उन्हें नीचे की तरफ लाया जाता है तो यह प्रक्रिया एडक्शन कहलाती है। उदाहरण के लिए एडक्शन प्रक्रिया के द्वारा जोड़, हाथ और पैर को केंद्र की ओर लाया जाता है। उदाहरण के एडक्शन प्रक्रिया के द्वारा जो जोड़ होते हैं या हाथ हैं या पैर हैं तो क्या होता है, इनको केंद्र की ओर, सेंटर की ओर लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्लाज्मा प्रोटीन्स फाउंड इन ब्लड एक्सेप्ट वन। इनमें से एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन है। अब आपको बताना है एक को छोड़कर सभी रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन से हैं, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। एक को छोड़कर बात की गई यहाँ पे, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 3 सेम है, एक अलग है, आपको छांटना है कौन सा यहाँ पे गलत ऑप्शन होगा। देखिए बाकी सभी रक्त में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है आपके मायोसिन को छोड़कर, ठीक है। आपका जो एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रोनोजिन ये सभी रक्त में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है, बट ये मायोसिन आपका रक्त में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि मायोसिन मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। जो मायोसिन है वो मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है। बाकी जितनी भी प्रोटीन दी गई वो रक्त में पाई जाने वाली प्रोटीन है या मांसपेशियों के संकुचन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। जो मायोसिन है ये मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है और ये मांसपेशियों के संकुचन के लिए रिस्पॉन्सिबल है अर्थात जिम्मेदार है या फिर उत्तरदायी है, ठीक है। और जितने भी दिए हैं ऑप्शन पे वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, रक्त में पाए जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है। जबकि यहाँ पे देख लें एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोब्यूलिन हो गया और फाइब्रोनोजिन रक्त में पाए जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, आप कई बार ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इनमें से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका जो मीट है, ठीक है, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है, ठीक है। पल्सेस और लेग्यूम्स, ठीक है, दालें और जो सिम्ब हैं ये भी बॉडी बिल्डिंग फ्रूट्स हैं। एक आपका जो अंडा है ये भी बॉडी बिल्डिंग फूड है, बट ये फ्रूट्स जो हैं ये बॉडी बिल्डिंग फूड्स नहीं हैं, ठीक है। बाकी सभी बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं। फ्रूट, फलों को छोड़कर सभी बॉडी बिल्डिंग फूड्स हैं, क्योंकि जितने भी दिए थे ये सारे प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। फ्रूट्स को छोड़कर बाकी सभी प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। फल बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है। फल हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। फलों में काफ़ी मात्रा में विटामिन व खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जो रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि मीट हो गई, दालें, अंडों आदि में प्रोटीन पाया जाता है जो बॉडी बिल्डिंग फूड का कार्य करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है decline in the frequency of malaria over last 50 years reflect। बताएं यहाँ पे क्या होगा, पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी दर्शाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें।
डिक्लाइन इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ मलेरिया ओवर लास्ट 50 ईयर्स रिफ्लेक्ट्स, पिछले 50 वर्ष में मलेरिया की कमी को दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे सेकुलर ट्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि पिछले 50 वर्षों में मलेरिया की कमी सेकुलर प्रवृत्ति को दर्शाती है। किसी लंबी अवधि के दौरान किसी बीमारी के पैटर्न में लगातार बढ़ोतरी या गिरावट को सेकुलर प्रवृत्ति कहा जाता है। किसी लंबी अवधि के दौरान किसी बीमारी के पैटर्न में लगातार बढ़ोतरी या फिर गिरावट को सेकुलर प्रवृत्ति कहा जाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, सिंपल क्वेश्चन है। अर्ली प्रेगनेंसी इज मेंटेन्ड बाय, प्रारंभिक गर्भावस्था को कौन बनाए रखता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और देखिए सभी पूछे गए क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन बिना पूछा गया नहीं है, ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है आए हुए। तो देखिए यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, प्रारंभिक गर्भावस्था को जो बनाए रखता है वो कार्पस ल्यूटियम होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि कार्पस ल्यूटियम अंडाशय में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जो कार्पस ल्यूटियम है वो अंडाशय में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह महिलाओं में मासिक चक्र को नियमित रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यह महिलाओं में मासिक चक्र को नियमित रखने के लिए उत्तरदायी होती है, जिम्मेदार होती है, अर्थात रिस्पॉन्सिबल होती है, तथा प्रारंभिक गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होती है। गर्भाधान के थोड़े ही समय बाद, गर्भधान के, ठीक है, गर्भधारण के थोड़े ही समय बाद जब निषेचित अंडा स्वयं को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है, गर्भाधान के थोड़े ही समय के बाद जब निषेचित जो अंडा होता है, ठीक है, निषेचित अंडा स्वयं को गर्भाधान की दीवार से जोड़ता है, तब स्त्री को गर्भवती होने का हल्का आभास होता है। जब इम्प्लांट हो जाता है तब जो महिला है, स्त्री है, उसको गर्भवती होने का हल्का आभास होने लगता है। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले क्वेश्चन को पढ़ें क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, ठीक है, तो पहले अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को, उसके बाद हम ऑप्शन आपको देते हैं। अ 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम, a 4 years old child with nephrotic syndrome is being treated with corticosteroid therapy. A nurse review the laboratory reports on the child urine to evaluate if the treatment has been effective. Which of the following should decrease? नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एक 4 साल के बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ इलाज किया जा रहा है। एक नर्स बच्चे के मूत्र की प्रयोगशाला रिपोर्टों की समीक्षा करती है कि मूल्यांकन प्रभावी है या नहीं, निम्न में से किसे घटाना चाहिए, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें, अच्छे से पहले पढ़ लें उसके बाद ही आंसर दें। क्वेश्चन को पहले पढ़ लें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के साथ एक 4 साल के बच्चे को कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी के साथ इलाज किया जा रहा है। एक नर्स बच्चे के मूत्र की प्रयोगशाला रिपोर्टों की समीक्षा कर रही है, उसके मूल्यांकन का क्या समीक्षा करती है कि मूल्यांकन प्रभावी है या नहीं है, निम्न में से किसे घटाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा, प्रोटीन यूरिया, ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी का एक विकार है, डिसऑर्डर है। प्रोटीन यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी का एक विकार है अर्थात डिसऑर्डर है, जिसके कारण यूरिन के द्वारा शरीर के प्रोटीन का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होने लगता है, जिसके कारण यूरिन के द्वारा शरीर के प्रोटीन का बड़ी मात्रा में उत्सर्जन होने लगता है, जिसे प्रोटीन यूरिया कहा जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आमतौर पर गुर्दे में छोटी रक्त वाहिकाओं के समूह को नष्ट होने के कारण होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आमतौर पर गुर्दे में छोटी रक्त वाहिकाओं के समूहों को नष्ट होने के कारण ऐसा होता है। ये वाहिकाएं फिल्टर होने का कार्य करती हैं, अतः उपर्युक्त परिस्थिति में प्रोटीन यूरिया में कमी आनी चाहिए।
अतः उपर्युक्त परिस्थिति में प्रोटीन यूरिया में कमी आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइम्स बेबी शुड पास दी यूरिन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। हाउ मैनी टाइम्स बेबी शुड पास द यूरिन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के दौरान बच्चे को कितनी बार पेशाब पास करना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फोटोथेरेपी के दौरान बच्चा जो है वो कितनी बार पेशाब पास करता है या करना चाहिए पेशाब। बच्चे को कितनी बार पेशाब पास करना चाहिए, जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, 10 to 12 टाइम्स पर डे। ठीक है, 10 से 12 बार प्रतिदिन। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें कि फोटोथेरेपी के समय शिशु दिन भर में 10 से 12 बार मूत्र का उत्सर्जन करता है। फोटोथेरेपी के समय शिशु दिन भर में 10 से 12 बार मूत्र का उत्सर्जन करता है। फोटोथेरेपी का ट्रीटमेंट बच्चों में बिलिरुबिन की बढ़ी हुई मात्रा को कम करने के लिए दिया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी स्क्रीन पर। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। विटामिन ए की पूरकता को 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों में हर बार दी जाती है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विटामिन ए सप्लीमेंट इज गिवन टू चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 1 to 6 ईयर फॉर एवरी। विटामिन ए की पूरकता को 1 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हर महीने दी जाती है। तो देखिए यहाँ पे 6 मंथ, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन कि 1 से 6 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का जो सप्लीमेंट है प्रत्येक 6 माह में देना चाहिए। 1 से 6 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का सप्लीमेंट प्रत्येक 6 महीने पर देना चाहिए। विटामिन ए शिशुओं के विकास के लिए अति आवश्यक तत्व है। विटामिन ए जो है वो शिशुओं के विकास के लिए अति आवश्यक तत्व है। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व होते हैं। विटामिन ए में एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व होते हैं जो इन्फेक्शन से बचाव प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर। पढ़ें क्वेश्चन को अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड फ्रॉम ब्ली लाइट टू न्यूनेट। ब्ली लाइट को नवजात से कितनी दूर पर रखना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, हाउ मच डिस्टेंस शुड बी मेंटेन्ड फ्रॉम ब्ली लाइट टू न्यूनेट्स। ब्ली लाइट को नवजात से कितनी दूर पर रखना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, नॉट लेस देन 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, ब्ली लाइट से नवजात शिशु की दूरी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फोटोथेरेपी मशीन से निकली रोशनी को ब्ली लाइट कहते हैं। फोटोथेरेपी मशीन से निकली रोशनी को ब्ली लाइट कहा जाता है। ब्ली लाइट से नवजात शिशु की दूरी इसलिए बनाए रखते हैं कि बच्चे को हाइपोब्लिरूबिनेमिया ना हो जाए। इस वजह से 15 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पढ़ें इसको अच्छे से, उसके बाद आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड। व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी की अवधि के दौरान कमरे के तापमान को कितने पर बनाए रखा जाना चाहिए। फोटोथेरेपी की अवधि के दौरान कमरे की जो टेम्परेचर है उसको कितने पर बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। सिंपल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 24 से 26 सेंटीग्रेड सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस 24 से 26 सेंटीग्रेड। ठीक, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आंसर दें। व्हाट रूम टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फोटोथेरेपी। ठीक है, तो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि फ़ोटोथेरेपी के दौरान जो कमरे का तापमान है वो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। फ़ोटोथेरेपी के मध्य कमरे का जो फोटोथेरेपी के मध्य या फोटोथेरेपी के दौरान कमरे का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए।
कमरे के तापमान को बनाए रखने के लिए फोटोथेरेपी यूनिट के पास एक रूम थर्मामीटर का उपयोग करना चाहिए, जिससे तापमान का पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।